हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोगों के लिए 2021 जो है वो कई सारी वैकेंसीज लेकर आ रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना है और अपनी तैयारी जो है वो करते रहना है। तो कंपटीशन भी काफ़ी टफ होगा क्योंकि सीट्स कम रहती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो आप लोग बस रेडी रहें। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं SCERT की कक्षा 8 की ये हिस्ट्री की बुक। अगर आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया है TGT PGT या GIC की भी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, PGT हिस्ट्री से आपने अप्लाई किया है या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री क्योंकि सेम ही रहता है, हमारा जो इतिहास बन चुका है उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो जहाँ भी आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री आने वाला है वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। तो बस आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी तरफ से 100% देना है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना देख लेते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसी और अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित उन्होंने कर लिया। 18 लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको मिलते हैं ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप टारगेट सीटेट जनवरी 2021 को लेकर चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं और ये सब सीटेट के लिए हो रहा है। यहाँ पर आपको मैथ्स, हिंदी, EVS, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, CDP, SST सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। टाइम भी आपको बता दिया गया है कि सब्जेक्ट का जो लाइव क्लास है वो किस टाइम पर चलेगी, तो आप उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीटेट मेगा कार्निवल भी चल रहा है जो कि 5 दिन चलेगा, 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। इसमें 50 क्लासेस होंगी जो कि टॉप 50 एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ये स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री होंगी, लाइव क्लास होंगी। 23 दिसंबर वेडनेसडे को 10 स्ट्रेटजी सेशंस होंगे, 24 दिसंबर को 10 कंटेंट थ्योरी सेशंस होंगे, 25 दिसंबर को 10 पेडागोजी सेशंस होंगे, 26 को MCQ सेशंस होंगे और 27 को PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहें, बिल्कुल फ्री हैं तो आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इस कार्निवल को ज्वाइन करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो आपका ये कोर्स बिल्कुल फ्री ज्वाइन हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप टेस्ट, क्विज कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आपसे अनलॉक कोड पूछा जाता है तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट लिखकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो। इसके साथ ही बता दूं, अगर सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए तो बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप जितने चाहें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने चाहें कोर्सेज़ हैं, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, जितने भी कोर्सेज़ हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। आपको हर कोर्स के लिए बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वह कोर्स 450 रुपये पर मंथ पे पड़ेगा जो कि 1 महीने का 1200 रुपये में है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बस एक बार सब्सक्राइब करना है, सभी कोर्स आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन ओनली ऑन अनअकैडमी। 20वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो बहुत कम होती जा रही थी और प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वो भी स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, जिसे बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा जो थे वो प्रमुख थे।
मुगल बादशाह का जो नियंत्रण था वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया था 18वीं शताब्दी तक। इस सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापारों से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध भी होते रहे हैं। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश राज्य क्या हैं? यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा मुख्य देश बन जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो अंग्रेज जो है वो भारत का सर्वेसर्वा बन गया, और जो भारत था वो उपनिवेश राज्य बन गया इंग्लैंड का। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। और यही होता रहा है 1947 से पहले तक। इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य को क्यों बनाया, ये भी आप जानें। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे और वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरे सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहते थे, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती थीं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं भारत में कपास की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होती है। भारत में से कपास जो है वो कच्चा माल जो है वो इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के जो कारखाने वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुके थे, वहाँ पर कच्चे माल यानी कि कपास का कपड़ा बनाया जाता था। अब वही जो कपड़ा घूम कर कहाँ आ गया? भारत आता था, और भारत में उसे महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। तो सीधा सीधा मुनाफा किसको हो रहा था? इंग्लैंड को हो रहा था। जबकि चीज़ कहाँ से जा रही है? भारत से जा रही है, लेकिन भारत में उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो फ़ायदा इंग्लैंड को मिलता था। भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए और कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय भी लगता था और कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की जो दशा थी वो खराब होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की भी व्यवस्था की। 1853 में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो कि भारत में बिछाई गई। ध्यान रखें, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ते रहते थे। लड़ाई चलती रहती थी। एक कंपनी इस कोशिश में रहती थी कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें और सारा अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर लें। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिकें बुलवाने लगी थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो लॉर्ड क्लाइव का रहा है। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया है। तो दोनों ही नाम जो है इम्पॉर्टेंट हैं। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी कंपनी से थे। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना की बात करें तो भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकिचाते थे। मतलब उनको अपना हक चाहिए होता था और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो फ़ायदे वाली चीज़ हैं वो विदेशी कंपनियों को दी, विदेशियों को दी, क्योंकि उन्हें अपना हक लेना था और उनको लड़ाई करनी थी।
दोनों कंपनियों ने इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगे और अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था और ऐसे ही करके इन्होंने पूरे भारत पर एकाधिकार भी किया। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ भी अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा जो था वो भारतीय सेनाओं से क्या था, भारी रहता था। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत सा धन भी भेंट देते थे। इसके बाद यहाँ आप जानेंगे, यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध भी लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक 3 युद्ध लड़े गए। कर्नाटक में कौन कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 तक। तो ये तीनों ही युद्ध का जो डेट है, कौन से सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया है कर्नाटक का, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद 1760 में वांडीवश, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वांडीवश के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे। वांडीवश के युद्ध में, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा और राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और के सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत लेट हो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना, उन्होंने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी भी हो रही थी। कंपनी कारीगरों की से जोर जबरदस्ती से बहुत कम दाम देकर कार्य भी कराते थे। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलते हैं, जैसे कि 1756 की बात करें। अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। ये कहाँ की बात हो रही है? बंगाल की बात हो रही है। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। 1756 की ये बात है। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। साथ ही कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थीं। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा तब क्लाइव के 9 सैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जो कि 1757 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से सांठगांठ शुरू कर दी और नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यहाँ पर मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल चुका था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेजों में ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधा देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी थे। तो तीनों ही
नाम आप याद रखें, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद, साथ ही मीर जाफर भी। ठीक है। और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चढ़ पड़ा। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया और 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाओं के आमने सामने युद्ध हुआ। नवाब ने अपनी सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। यानी कि उसने, जबकि षड्यंत्र बन चुका था तो उसने धोखा दे दिया और इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भी भगदड़ मच गई और अंततः नवाब को बंदी बना लिया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत से धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसके अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की ही तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। तो जैसा आप करोगे आपके सामने एक ना एक दिन वो आना ही है। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे भी, और ये हमारे इतिहास से चलता आ रहा है और आज भी कायम है। तो अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उसे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी और फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया और इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने लगे। इसी बीच 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसे दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। तो ये थी सारी कहानी प्लासी के युद्ध की। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी। सिर्फ क्वेश्चन करने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आपको एक स्टोरी समझ में आ जाएगी, जिससे कि उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया और उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हो गया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन किया। अब दूसरी जो लड़ाई है 1764 की, वो है बक्सर का युद्ध। पहला प्लासी का युद्ध इम्पॉर्टेंट, दूसरा बक्सर का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और भी ज़्यादा मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। तो दोनों ही संधि कब कब हुई, ध्यान रखें। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो 16 अगस्त 1765 में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्रदान कर दिया। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए।
मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। वहीं इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी उसमें कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में कौन से 2 जिले थे जो मुगल बादशाह को दिए गए? अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिए गए। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए। तो यहाँ पर हमने 2 महत्वपूर्ण युद्ध पड़े, प्लासी का और बक्सर का। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो एंड होते हैं। फरमान क्या होता है, शब्दावली देख लेते हैं। मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते हैं। और दस्तक भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। तो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।